ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो हम कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 एंड ग्रेविटेशन। आज इस टॉपिक पे हम स्टडी करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जनरली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है। एनर्जी possessed in an object due to its position is called potential energy। बट यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे, एक अलग डेफिनेशन के थ्रू। कैसे? द वर्क डन in bringing an object a unit mass object from infinity to a point situated in field of other object is stored as potential energy। And that potential energy is called gravitational potential energy। क्या हो रहा है? ये टोटल सिनेरियो क्या है उसको पहले क्लियर करो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कहां पे पहले है, वो पहले इंफिनिटी पे। तो ये हमारे पास में अर्थ है और मान लिया एक ऑब्जेक्ट है किसका, यूनिट मास का, और वो कहां पर है, वो इंफिनिटी पर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन डिस्टेंस इंफिनिटी है तो क्या कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जब हम इसे इस अर्थ के फील्ड में ले आएंगे तो क्या वहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा? इस पॉइंट पे बिल्कुल करेगा। कौन सा? अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दैट इतना सा ही हमें सीन अपने माइंड में सेट करना है कि हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पर लेके आ रहे हैं, इस अर्थ के फील्ड में लेके आ रहे हैं। अगर हम इस अर्थ के फील्ड में लाएंगे तो जितना भी हम वर्क डन करेंगे उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? वो वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? चलो इसे भी चेकआउट कर लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? वर्क डन is equals to में force multiply में displacement। क्लियर? और जब भी फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को नियर बाय लाऊंगा तो फोर्स क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो दैट मींस कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो वर्क डन दैट मींस dw, फोर्स दैट मींस f, और डिस्प्लेसमेंट दैट इज dr। अब आप इसे वेक्टर के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो? फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है? अर्थ किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों बिटवीन एंगल 0, डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आता है और वहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे इतना कुछ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या? F डॉट dr। उस मास को अगर मैं m1 कंसीडर कर लूं, इस मास को मैं कैपिटल M कंसीडर कर लूं। किसको? अर्थ के मास को कैपिटल M कंसीडर कर लूं, इस मास को मैं स्मॉल m कंसीडर कर लूं। तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में अगर मैं f का वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m। और किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं जब वो एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। सिनेरियो क्या है? सुनो, हम उस ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट तक लेकर आए, A तक। ठीक है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। कहां तक? इंफिनिटी से A तक लाने के लिए। बट हम वर्क डन तो फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि फोर्स तो क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए हमें
डीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है, और डीडब्ल्यू तब यूज में आएगा जब हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। तो हमने इसे स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया, बी पे कितना डिस्प्लेस किया, dr डिस्प्लेस कर दिया। जब dr डिस्प्लेस कर दिया तो दैट मींस जब ये एक पॉइंट पर था उस समय इस पर फोर्स कितना लग रहा था, तब हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, तो g कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r स्क्वायर, डॉट या डॉट के हम मल्टीप्लाई dr, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए से आया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बी पर आ गया। ए की कंडीशन पे फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा था, जीएम कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r स्क्वायर। डन। अब क्या करना है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो W इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r स्क्वायर मल्टीप्लाई में dr। इसको आगे सोल्व आउट कर लो, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको पहले बाहर ले आओ। G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में r स्क्वायर dr। क्लियर, 1 बाय में r स्क्वायर dr, तो ये किसके अंदर बिहेव करेगा, r की पावर -2 की तरह बिहेव करेगा। और इसका इंटीग्रेशन हम सभी को आता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर में n प्लस 1। सोल्व आउट करो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा w इज इक्वल टू में g कैपिटल M स्मॉल m माइनस में 1 बाय में r। सोल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमें वर्क डन कौन सा फाइंड करना था, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। मतलब पहले डिस्टेंस कितनी थी, इन्फिनिटी, बाद में कितनी डिस्टेंस होगी, r, a पे आने के बाद में r। तो हमें वर्क डन फाइंड करना था इन्फिनिटी टू r तक का। तो स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी, फाइनल r, स्टार्टिंग इन्फिनिटी, फाइनल r। सेम कंडीशन। तो अब क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट पुट करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, w g कैपिटल M स्मॉल m माइनस में 1 बाय में r प्लस 1 बाय में इंफिनिटी। और वी ऑल नो दैट 1 बाय में इंफिनिटी इज इक्वल्स टू में 0। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द आंसर वर्क डन इज इक्वल्स टू में माइनस में g कैपिटल M स्मॉल m ओवर में। तो ये हुआ क्या, वर्क डन। और जो भी वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दैट मींस क्या, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फाइंड करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r। अब स्टूडेंट्स, आप सभी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh होता है, और आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस में जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r। ऐसा कैसे, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि हम वहां पे mgh को पुट करते हैं। चलो ओके, हम क्या बोलते थे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाए तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू में mgh। अब इस बात को कैसे डिफाइन किया जा सकता है उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अर्थ की सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं। ये क्या बेटा, अर्थ सरफेस। तो बेटा ये हो गया अर्थ सरफेस। अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूं कि अर्थ सरफेस पे मैं यहां पर मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जैसे अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने मास का है, स्मॉल m मास का, और हम जो अर्थ है उसके मास को क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल M कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितने मास का, स्मॉल m, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा माइनस में जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर में कैपिटल R।
अब यह कैपिटल आर क्या बेटा? कैपिटल आर है अर्थ रेडियस, क्योंकि जब भी कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होगा तो कितने डिस्टेंस पर होगा अर्थ से? कैपिटल आर, अर्थ सरफेस डिस्टेंस पे, सॉरी अर्थ रेडियस की डिस्टेंस पे। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं? इसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे पिक कर रहे हैं। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके जाऊंगा तो लाइक दिस। अब जैसे मैं इसे h हाइट पे लेके गया तो यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट मैं अगेन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इसे तो मैं u1 कंसीडर कर लेता हूं, इसे मैं u2 कंसीडर कर लेता हूं। तो वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? माइनस में g कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r प्लस h। इतनी वैल्यू आ गई। अब ये u1 था और ये क्या था? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u2 माइनस में u1। सोल्व आउट कर लो। माइनस में g कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r प्लस h। ड्यू टू दिस माइनस साइन दिस विल बिकम एज ए पॉजिटिव वैल्यू दैट g कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r। अब आपको क्या करना है बेटा? बस इसे सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट कर लो। जो कॉमन है सबसे पहले कॉमन g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन है। रिमेनिंग वैल्यू है माइनस में r प्लस h प्लस 1 बाय में r। इसे सोल्व कर लो आप। g कैपिटल M स्मॉल m, इसे सोल्व आउट करोगे तो माइनस में r प्लस में r प्लस h ओवर में r मल्टीप्लाई में r प्लस h। डन। माइनस r से प्लस r कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसमें अगर मैं इस यहां से भी r कॉमन ले लूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी? r इंटू में r दैट इज r स्क्वायर। तो g कैपिटल M स्मॉल m ओवर में r स्क्वायर मल्टीप्लाई में h हमारे पास में है और अपॉन में वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस h बाय में r, क्योंकि r कॉमन ये है सामने। ये वैल्यू बन गई बेटा। अब आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वहां से फॉर्मूला पता है। व्हाट? g कैपिटल M ओवर में r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में स्मॉल g। क्लियर? देन m स्मॉल g h, m स्मॉल g और h अपॉन में वैल्यू क्या है? 1 प्लस h ओवर में r। अब स्टूडेंट्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पिक करते हो तो उस कंडीशन की बात करते हैं। r का वैल्यू कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये है क्या? अर्थ रेडियस। h का वैल्यू कितना है? आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पिक करते हो तो कितनी हाइट पे पिक करते हो? यहां से यहां पर आ गया। 100 मीटर लेके, 1 किलोमीटर लेके, 5 किलोमीटर लेके, तो 5 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर दोनों का अगर हम रेशियो फाइंड करें तो एक नेग्लिजिबल वैल्यू आती है। दैट्स व्हाई हम h बाय में r को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 h बाय r नेग्लेक्ट दैट मींस 0, तो अपॉन में बच गया 1। दैट्स व्हाई वहां पे आंसर आ जाता है mgh। तो जो हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पे पिक कर रहे हैं और h हाइट पे पिक करने पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है mgh, तो इन एक्चुअल क्या हो रहा होता है? वहां वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उस ऑब्जेक्ट का, जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? mgh के इक्वल होता है। तो होप सो एक और रूमर, एक और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इन एक्चुअल वो है क्या। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी ये होता है कि लाइक मेरे पास में एक स्टोन है, मैंने फुल पावर लगाई और मैंने क्या किया? उसे प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड। अगर मैं उसे प्रोजेक्ट करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो दैट मींस क्या कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कितने वेलोसिटी से मैं उस स्टोन को थ्रो करूं अपवर्ड, प्रोजेक्ट करूं अपवर्ड, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच इफ वी प्रोजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट देन इट मे इजेक्ट फ्रॉम द अर्थ फील्ड, अर्थ influence
that velocity is called what? Escape velocity. Then now we are reading about escape velocity. तो स्टूडेंट्स वही सीन है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है, अर्थ है, और ये वहां तक का पार्ट है जहां तक अर्थ का इंफ्लुएंस है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब यहां इसके मिड में अगर वो स्टोन रुका तो ये अर्थ उसे वापस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। होना क्या चाहिए, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो उसे इस फील्ड से बाहर चले जाना चाहिए। क्लियर? अब एक बात बताओ, जब आप किसी भी चीज को थ्रो करते हो तो आप उसे कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी? 100% काइनेटिक एनर्जी। और फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। और जब वो अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट होगा तो अर्थ की सरफेस पर उसके पास एनर्जी कौन सी होगी? उसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे मैं एक ऑब्जेक्ट की कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरे पास में वो ऑब्जेक्ट है जो कहां पर प्रेजेंट है? अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास में फिलहाल कौन सी एनर्जी होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी at earth surface। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं स्मॉल एम कंसीडर कर लूं, स्मॉल एम मास का। जो मेरे पास में अर्थ है उसको मैं कैपिटल एम मास में कंसीडर कर लूं। रेडियस हम सभी को पता है कैपिटल आर। तो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस में जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर में आर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या हुआ कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है अपवर्ड, तो मैंने इसे अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो मैं इसे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूं? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी that is equals to me half mv square, इक्वेशन नंबर में 2। क्लियर? तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कि अर्थ की सरफेस पे टोटल इस ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी है, देन टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर कितना एनर्जी है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इतना पार्ट क्लियर? सिंपल था। अब बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड से ही बाहर निकल गया, जब अर्थ उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर इजेक्टिंग फ्रॉम द फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? फील्ड में लाने के लिए वर्क डन कर रहे हैं, जब वो फील्ड में है ही नहीं तो वहां वर्क डन क्या? दैट इज 0। तो दैट मींस उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। और हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। मिनिमम वेलोसिटी मतलब कि वो वेलोसिटी जिससे सिर्फ वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड्स को इजेक्ट करे और बाहर जाके स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, वो आगे भी मूव करेगा। हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो हम सिर्फ इतना वेलोसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो जस्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से सिर्फ इजेक्ट हो। इतनी बात क्लियर? तो दैट मींस क्या है कि हमारा सिनेरियो, हमारा मोटो क्या है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भी चला जाए और बाहर जाते ही चाहे उसका वेलोसिटी कितना हो जाए? 0। तो इट मींस क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट आउटसाइड ऑफ द अर्थ, that is equals to 0। एंड ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो दैट मींस क्या है? माइनस में जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर में आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा।
अब इसको सिर्फ सोल्व करो और आंसर आपके पास में। कैसे? हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर में आर के, एम से एम कैंसिल आउट, वेलोसिटी वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं वी का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू में 2gm ओवर में आर। और हम इसको बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो वीई, वी इक्वल एस्केप वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं। हम इसे अलग तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, मतलब क्या कि इसके फॉर्मूले को का फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, वी ऑल नोस दैट जी कैपिटल एम ओवर में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में स्मॉल जी। इस फॉर्मूले का मैं अब सेकंड टाइम यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो इसका वैल्यू स्मॉल जी के इक्वल है, तो जी कैपिटल एम का वैल्यू किसके इक्वल होगा? आर इंटू में आर स्क्वायर इंटू में जी के इक्वल होगा। तो मैं इसे पुट करता हूं, VE इज इक्वल टू में 2 आर स्क्वायर जी ओवर में आर से आर कैंसिल आउट, V का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2 RG। अब R का वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर, G का वैल्यू आपको पता है दैट इज 9.8। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो करते हो, तब वो ऑब्जेक्ट, तब वो स्टोन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। और जब भी हम किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम इन चीजों को फोकस करते हैं कि उसके पास में इतना वेलोसिटी आ जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में एक न्यू फॉर्मूला जो हमें लर्न करना है, दैट इज √2RG। इतना बात क्लियर हो गया? इसके बाद में इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होते हैं वो हम सभी को पता है। किसी भी प्लेनेट के सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जनरली हमारे पास में दो टाइप के सैटेलाइट्स हैं। एक तो नेचुरल सैटेलाइट है, जो कौन है? जो मून है, ठीक है, जिसको मामा मामा बोलते हैं, चंदा मामा। और दूसरा हमारे पास में कौन सा सैटेलाइट है? जो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं हमारी टेक्निक्स के लिए, हमारे मोबाइल टावर्स के लिए, वो जो हम बनाते हैं वो हमारे पास में सेकंड टाइप के सैटेलाइट्स हैं। ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं? उन सैटेलाइट्स की स्पीड को फाइंड करने वाले हैं, किस ऑर्बिट में मूव करता है उसे फाइंड करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं सैटेलाइट पे और सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चलने वाले हैं किस पे? सैटेलाइट पे। और सैटेलाइट में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किस पे? सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड पे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो। कैसे? चलो देखते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास में अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में ये वो ऑर्बिट है। अब की बार क्या है? ये फील्ड नहीं है, अब की बार ये ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट है जिसके अंदर कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है। सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो सैटेलाइट तो एक स्पेसिफिक रेडियस के सर्कल पे रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। तो दैट मींस क्या है कि उस रेडियस को मैं कंसीडर कर लेता हूं h हाइट, और सेंटर से कंसीडर करें तो यहां से आता है कैपिटल R और h। तो टोटल सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? R प्लस h। क्लियर? बहुत सिंपल। जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? m, मास ऑफ द सैटेलाइट। यहां पे कैपिटल M कंसीडर कर ले तो m
v स्क्वायर ओवर में r। तो यहां पे कितना है r प्लस h। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर सेकंड, सैटेलाइट के अगर आप मोशन को स्टडी करोगे तो सैटेलाइट हमेशा एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा जो इनवर्ड होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फाइंड आउट करो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना है, तो कितना आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, G स्मॉल m कैपिटल M ओवर में R प्लस H होल स्क्वायर। फ्रिक्शन पे चलो, तब मैंने आपको समझाया था सेंट्रीपिटल फोर्स, और तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी की फॉर्म में लगता है, डायरेक्टली नहीं होता। हर चीज का रिजल्टेंट जो रहता है, जो सेंट्री टुवर्ड्स रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करेगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। वैल्यू पुट करो इक्वल, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, mv स्क्वायर ओवर में r प्लस h इज इक्वल टू में g स्मॉल m कैपिटल M ओवर में r प्लस h होल स्क्वायर। सोल्व आउट कर लो। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो r प्लस h से r प्लस h कैंसिल आउट, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट कितना आ जाएगा, अंडर रूट g कैपिटल M ओवर में r प्लस h। ये आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, अगर इस हाइट का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसी केस में अगर हम ये कंसीडर करें कि h का वैल्यू बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, दैट मींस अर्थ रेडियस, तो इन दैट केस हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम h को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिर्फ इसी केस की बात कर रहा हूं, केस। तो इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट gm ओवर में r। क्लियर। तो इस केस को हम दो टाइप से कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट, h इज लेस देन कैपिटल R, और यू कैन से h इज जीरो, दैट मींस हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में इसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, g कैपिटल M ओवर में r। अब आपको पता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना वैल्यू होता है, gm ओवर में r स्क्वायर, यही होता है। तो इस वैल्यू को यहां से gm का वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो। तो अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू में स्मॉल g r स्क्वायर ओवर में कैपिटल R। कैंसिल आउट करोगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में g r। बात समझ में आ रही है। तो अब स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, ये सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे bo से। क्लियर। अब एक बात सोच के देखो, अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, तो क्या रिलेशन होगा, हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी आर, और एस्केप वेलोसिटी क्या था, रूट में 2g कैपिटल आर। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, बहुत सिंपल, ve का जो वैल्यू है वो रूट 2 v नोट के इक्वल होगा। अब सैटेलाइट का तो वेलोसिटी का तो पता चल गया, जिस पाथ में वो मूव करता है वो भी सर्कुलर है, उसका सरकमफ्रेंस भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हम डिस्कस करें टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल। आपको डिस्टेंस पता है, सरकमफ्रेंस, आपको वेलोसिटी पता है, दोनों का डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करते हैं इन द रिवॉल्यूशन। ओके, जिस सर्कुलर पाथ पे जो हमारा सैटेलाइट था वो रिवॉल्व कर रहा था, उसका रेडियस कितना था, रेडियस था बेटा r प्लस h, और वेलोसिटी तो हमें पता ही है, दैट इज इक्वल टू में रूट gm ओवर में r प्लस h, ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो अब हम इन्हें स्टडी करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, हमारा एम है नाउ फाइंड द टाइम पीरियड इन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड इन रेवोल्यूशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में वेलोसिटी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है बेटा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, तो पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। वेलोसिटी कितना है बेटा, देखो पुट कर दो, अंडर रूट में जीएम ओवर में आर प्लस एच, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को आगे सोल्व कर लो, टी इज इक्वल टू में 2 पाई की जगह 2 पाई है, ये जो आर प्लस एच है और यहां पर क्या है अंडर रूट में आर प्लस एच, ये जब अपसाइड में जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस एच की पावर 3/2 एंड अंडर रूट में जीएम। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आपके पास में किसका वैल्यू आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। बाद में आप इसे कैसे आगे सोल्व कर सकते हो कि एच इज इक्वल टू में 0, देन अगेन इसे स्मॉल जी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास में जनरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ चुका है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। इसमें लास्ट रहता है ज्योमेट्रिकल सैटेलाइट्स, तो वो आप बुक के थ्रू रीड कर लेना। तो इसके अलावा क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जियो स्टेशनरी, बात समझ में आ रही है। तो जियो मतलब जियोमेट्रिकल, स्टेशनरी मतलब जो क्या रहे, स्टेबल रहे, रेस्ट पे रहे, तो उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट्स भी वैसे वैसे रिवॉल्व करती हैं। तो अगर आप अर्थ के किसी एक पॉइंट पे प्रेजेंट हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो सैटेलाइट्स है वो किस कंडीशन में है, वो रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, तो वो सैटेलाइट्स कौन सी होगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। रिमेनिंग अब बुक के थ्रू उसका जो एक दो जो भी लाइंस होंगी थ्योरेटिकल, उन्हें रीड कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ऑर्बिटल वेलोसिटीज के बारे में। ओके देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग।